अवाम ने अपनी राय देने की एक छोटी सी झलक कल दिखाई, जब एक सफ़े के बयानिए के बावजूद कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में वफाकी और सूबाई हुकूमत होने के बावजूद पंजाब में PTI हार गई और नून लीग पंजाब में जीत गई है। आज इमरान सरकार को काफ़ी हजीमत हुई जब अपोजिशन ने सदर की तकरीर के दौरान खूब एहतजाज किया। आज पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में पहली बार पार्लिमानी गैलरी को ताला लगाया गया। ये सब कुछ बताता है कि मौसम खिज़ां इस साल खासा गर्म होगा। पतझड़ के इस मौसम में पत्तों के अलावा और क्या गिरेगा, देखना बाकी है। माओ ज़ेतुंग ने कहा था, सूरज के नीचे तलातुम है और हालात शानदार हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। 2 बार आज आपने सलामती भेज दी है। अच्छा नहीं, आप बहुत एक्साइटेड हैं, शायद एक्साइटेड लग रहे हैं आप, लेकिन आज एक्साइटमेंट जो थी वो हुकूमत के लिए इस तरह नहीं थी कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था और सदर ममलिकत ने उससे खिताब करना था, लेकिन अपोजिशन के शोर शराबे की वजह से सदर ममलिकत को फुल पिच पर बोलना पड़ा और बाहर PMDA के हवाले से उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा था। यानी अंदर मुश्तरका इजलास तो बाहर मुश्तरका एहतजाज। इस दौरान ना एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, मेरा ख्याल है हम अपने नाजरीन को दिखाएं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। आजादी दो, आजादी दो। कौमियासी, 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 कौमियासी। फिर मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। क्या हुआ सदर मुमलिकत को? वो भी हैरान रह गए कि ये मीडिया कहाँ है, वहां मौजूद ही नहीं था मीडिया। ये तो आप बताएंगे कि असल में हुआ क्या। आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि वही होगा जो इससे पहले होता रहा मुश्तरका इजलास के मौके पर, यानी आज कुछ नया नहीं हुआ। वही हुआ जो होना था कि शोर शराबा हुआ जी। क्योंकि ये भी यही करते रहे हैं जबकि पिछली हुकूमतें थीं तो प्रेसिडेंट को बोलने नहीं देते। ये एक ट्रेडिशन बन चुकी है हमारी। मगर जो दिलचस्प बात यह है कि पहली दफ़ा तारीख में प्रेस गैलरी जो थी वो खाली थी और प्रेसिडेंट साहब को शायद पता नहीं था कि प्रेस के साथ क्या हो रहा है। आज प्रेस को प्रेस्ड कर दिया गया। हाँ, प्रेस को प्रेस कर दिया गया। तो वो प्रेसिडेंट साहब ने शुक्रिया अदा मीडिया का कर रहे थे और उधर हवाला दिया प्रेस गैलरी की तरफ और वो खाली थी। तो कहते हैं किधर गए सारे। और एक्सप्रेशन भी उनके बड़े लाजवाब हैं। तो बात यह है कि इसका ये मतलब है कि जो भी फवाद चौधरी साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं प्रेस के साथ, बेचारे प्रेसिडेंट को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने। और अगर ऑर्डिनेंस आ गया तो साइन तो इधर से ही होना, साइन उधर से करना है, जो कि ऑर्डिनेंस आने से पहले तैयारी पकड़ी होगी। एक साइन नहीं, 2 साइन। जैसे मैं 2 दफ़ा सलाम करता हूँ, वो 2 दफ़ा साइन कर देंगे। तो बात यह है कि जी ये जो प्रेस के साथ हुआ है आज, वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। प्रेस गैलरी में उसके दरवाजे बंद कर दिए गए थे। कुछ लोगों को इनवाइट भी किया गया था और कुछ लोग जो उनके नॉर्मली प्रेस के अंदर गैलरी में होते हैं उनको दावतनामा भी नहीं दिया गया। और उनको दावतनामा दिया गया जो कवर नहीं करते पार्लियामेंट को। और कुछ ऐसे लोग थे जिनको दावतनामा गया, वो हैरान हो गए कि यार ये हम तो पार्लियामेंट कवर ही नहीं करते। हम। हाँ, ये हमारी बीट ही नहीं है, तो हमें बुलाया गया है। फिर जब वो वहाँ पहुंचे तो दरवाजे प्रेस गैलरी के बंद थे। उन्होंने वहाँ भी एहतजाज किया, वो बाहर खड़े हो गए। तो मतलब इस किस्म के हालात हैं कि गवर्नमेंट के सीधे हाथ को ये नहीं पता कि उल्टा हाथ क्या कर रहा है और स्पेशली ये गवर्नमेंट क्या कर रही है और सदर पाकिस्तान जो है उनको क्या कहना है। मीडिया की शुक्रिया अदाई कर रहे हैं वो एक तरफ, दूसरी तरफ प्रेस गैलरी बैन किए हुए मीडिया को, तीसरी तरफ प्रेस के खिलाफ सबसे ड्राकोनियन किस्म के जो कानून है तारीख के अंदर, वो तो उसकी तैयारी कर रहे हैं प्रेस को साइलेंस करने के लिए। तो ये तो इस हुकूमत का ये हाल है। अच्छा, इस मौके पर जो बात मामूल के मुताबिक हुई वो था अपोजिशन का वॉकआउट। अच्छा, अपोजिशन रहनुमा वहाँ एक जहती के लिए सहाफ़ियों के साथ पहुँच गए, उन्होंने क्या क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। हम फर्दन और इज्तिमान हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। जब तक कि इस काले कानून को दफन नहीं किया जाता, हम इंशाअल्लाह उस घड़ी तक आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ से किसी न किसी तरीके से ये काला कानून पास हो जाता है, तो जैसे मैंने पहले कहा, अदालत से लेके पाकिस्तान के सर्कल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान के ऑपोजिशन के जो जमातें हैं वो आपके साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। और भी बहुत से कवानीन आ रहे हैं जो पाकिस्तान के आईन और उसकी रूह के मुनाफी हैं, पाकिस्तान के आईन से मुतसादिम हैं, लेकिन हम उस हवाले से भी कभी खामोश नहीं रहेंगे।
सबसे खतरनाक बात मौलाना साहब कर रहे हैं कि और भी कुछ ऐसे कवानीन आ रहे हैं जो कि आइन से मुतसादिम है, वो क्या हो सकते हैं सेठी साहब? देखिए, इससे पहले कि मैं उसकी तरफ इशारा करूँ कि वो क्या हो सकते हैं, बिलावल भुट्टो साहब की बात में मुझे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी। अदालत जाने की बात नहीं, उन्होंने ये कहा कि अगर ये खुदा न ख्वास्ता कानून पास हो जाता है तो हम अच्छा। अदालतों में जाएंगे, जी, ऐसे ही कहा। ऐसा ही कहा। मेरा सवाल बिलावल भुट्टो से ये है कि ये कानून पास कैसे होगा? अगर तो आप सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट या नून लीग का कैंडिडेट ले आते तो हम इस जगह पे ना पहुंचते ना। जी। सेनेट के अंदर अगर मेजॉरिटी जो थी, जो कि ऑपोजिशन की थी, और आखिरी वक्त पे जो डील हुई जिसकी वजह से सेनेट चेयरमैन दे दिया गया हुकूमत के लोगों को, तो वो पीपल्स पार्टी ने दिया ना, वो तो हमें मानना पड़ेगा। इसी के ऊपर तो लड़ाई झगड़ा हो गया पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ, या आप पीडीएम में, कि आपने हमारे साथ धोखा किया। आज अगर सेनेट ऑपोजिशन के कंट्रोल में होती तो फिर मेरा ख्याल है इस मुल्क के हालात बड़े फ़र्क होते। फिर इस तरीके से ये जॉइंट सेशन भी ना कर सकते और इस तरीके से सेनेट के अंदर से धक्के लगा के कानून भी ना पास कर सकते। तो मुझे इसलिए अफसोस हुआ कि इन्हें अब पता चलेगा कि सेनेट का उनको देना उससे कितना नुकसान हो गया है। आइए अगली बात कि वो कह रहे हैं मौलाना कि आगे भी बहुत से कानून आ रहे हैं। सही है, आगे ईवीएम का कानून आ रहा है जिसके ऊपर भी वो बिल्कुल डटे हुए हैं, लचक को तैयार नहीं, कोई लचक नहीं है वहाँ, और वो धमकियाँ दे रहे हैं। आग लगाने किस किस्म की धमकियाँ दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, वो तो हमने सुन ही लिया। आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और एक तो ये, फिर नैब चेयरमैन के ऊपर भी इत्तेफाक नहीं होगा। ये नैब चेयरमैन ने बड़ी खिदमत की है इस हुकूमत की, और अभी तक वो खिदमत कर रहे हैं इसी होप में, इंतज़ार में कि जी मेरी एक्सटेंशन हो जाएगी या मुझे एक नई टर्म मिल जाएगी। मगर वो तो सूरत हाल मुश्किल है ना, अपोजिशन नहीं एग्री करेगी तो कैसे करेंगे? तो फिर कानून को तब्दील करेंगे, और वो भी कानून को तब्दील करके, बिकॉज ये आइनी कानून नहीं है, ये एक आम कानून है, इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं, वायर ऑर्डिनेंस भी कर सकते हैं, और एक ऑर्डिनेंस करके फ़ौरन कानून भी पास कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दो, टू बिगिन विद, ये दो बड़े ख़तरनाक किस्म की चीज़ आगे आ रही हैं। तीसरा ये भी हो सकता है कि वो कानून जो इलेक्शन कमीशन के साथ जिसका ताल्लुक़ है, हालांकि वो आइनी है, वहाँ भी एक जॉइंट सेशन बुला के और ये कोशिश कर सकते हैं किसी न किसी तरीके के साथ धक्का देने की। मगर वहाँ ये प्रॉब्लम है कि आइन को अमेंड करने के लिए इनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, सिर्फ जॉइंट सेशन में मेजॉरिटी नहीं चाहिए होगी, वो इनके लिए मुश्किल होगा। इसलिए इन्होंने ये फैसला किया है कि इलेक्शन कमिश्नर को धमकियाँ देना है, उसको हाउंड करना है, उसको अंडर प्रेशर लाना है, उसको सीधा करके रखना है, और साथ आगे ये भी इशारा है कि अभी 2 लोग अभी अपॉइंट होने हैं, और वो भी इन्होंने ऐसे कोशिश करनी है कि अपने लोग अपॉइंट हो, क्योंकि इत्तेफाक तो होगा नहीं अपोजिशन के साथ। तो फिर आशा इन्होंने यही करना है कि वो कमेटी जो है वहाँ इन्होंने गड़बड़ करनी है, और उसके ज़रिए इन्होंने 2 अपने लोग लाने की कोशिश करनी है, ताकि फिर जब 4 हो जाएँ प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स, तो फिर ये कंट्रोल कर सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो इस किस्म के इनके नेक इरादे नहीं हैं, बिल्कुल इरादे बिल्कुल नेक नहीं है। और इमरान खान साहब तो इदारों को मजबूत बनाने की बात करते थे। अब ये सवाल तो उन्हीं के सामने है कि किस इदारे को उन्होंने कितना मजबूत किया। लेकिन जो एक और अहम, ये अभी का वाक़या जिस पे शायद अभी ज़ख्म ताज़ा भी होंगे बहुत से उम्मीदवारों के, कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात, आपको हैरान किया है इन्होंने? क्योंकि 15 में जब लास्ट टाइम इंतखाबात हुए तो मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार थी और ज़्यादा नशिस्तें उन्होंने ही जीती, लेकिन अब की बार हम देख रहे हैं कि PTI और PMLN का जो डिफरेंस है वो 4 सीट्स से ज़्यादा नहीं है। आप हैरान हुए इस पर? नहीं, एक्चुअली 4 सीट से ज़्यादा नहीं है, कम से कम 20 सीटें ज़्यादा होनी चाहिए थी इनकी। जैसे लास्ट टाइम PMLN की लीड अच्छी थी, बिल्कुल जी, 42 थे उस तरफ और उधर दूसरी तरफ 68। जी, तो आप सोच ही लीजिए कितने 26 की लीड थी जी। तो यहाँ भी कोई 25-26 की लीड होनी चाहिए थी ना, मगर नहीं हुई। यहाँ 4 सीटों की लीड हुई है। मगर उस तरफ ये भी तो बताएं हमारे लोगों को कि इंडिपेंडेंट्स कितने जीते? 52 जी, 52। अब 52 इंडिपेंडेंट्स जीते हैं, और 52 इंडिपेंडेंट्स, आपका क्या ख्याल है ये इंडिपेंडेंट्स कौन लोग हैं? बताएं। ये इंडिपेंडेंट्स वो लोग हैं जिन्होंने नून लीग के लिए टिकट मांगे थे। नून लीग के पास इतने कैंडिडेट्स थे कि उन्होंने बस चुन के जो थे उनको दे दिए। जो नंबर 2 पे थे, जिनको नहीं मिला, या जिनकी सिफारिश अच्छी नहीं थी, या अप्रोच पूरी नहीं थी नून लीग के ऊपर वाले लोगों, उन्होंने फिर कहा हम इंडिपेंडेंट की तौर पे खड़े होते हैं। अच्छा। तो इनमें से जो आप कह रहे हैं 52 कह रहे हैं जी, गैर सरकारी नताइज, इनमें से मेरा ख्याल है कम से कम ऐसे 40 ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली नून लीग के वोटर हैं, जो एक्चुअली नून लीग के कैंडिडेट्स हैं। तो हकीकतन ऐसे है कि नून लीग जो है वो 100 के करीब उनको मिल गए हैं
बिकॉज ये भी वक्त आएगा ना इनकी वोटिंग का, या इनकी ये किधर खड़े होंगे, तो ये देखेंगे जिस वार्ड में, तो ये देखेंगे कि अगर ये नून लीग के साथ मिल जाते हैं और नून लीग की अक्सरियत हो जाती है तो ये नून लीग के साथ जाएंगे, तो वहाँ उन वार्ड्स के अंदर या उन कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर नून लीग की अक्सरियत अलॉन्ग विद इंडिपेंडेंट्स होगी, क्योंकि ये नून लीग के साथ खड़े होंगे। कोई इंडिपेंडेंट पीटीआई के पास नहीं जाएगा, सिर्फ वो ही जाएंगे जहाँ उनको समझ आएगी कि अब यहाँ हमें हिला कोई नहीं सकता और हमारा फ़ायदा है इसमें। मगर अगर वो समझेंगे हमारा फ़ायदा इससे ज़्यादा है कि अगर हम नून लीग के साथ खड़े हों, तो वो नून लीग के साथ चले जाएंगे। इसलिए क्योंकि इनको ये पता है कि पीटीआई बड़ी अनपॉपुलर है इस वक्त, और इस वक्त पीटीआई के साथ खड़ा होना इज़ अ नेगेटिव थिंग, और इसलिए इंडिपेंडेंट्स जो हैं, जब वोटिंग का वक्त आएगा या खड़े होने का वक्त आएगा कि जी किसने बनना है, क्या बनना है, जो कमिटीज़ बनेंगी, तो ये सब के सब और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है ये नून लीग के साथ खड़े होंगे। गवर्नमेंट फिर यहाँ आके हॉर्स ट्रेडिंग करेगी। अच्छा। गवर्नमेंट इनको खिलाए पिलाएगी, वो जैसे इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में हमने जहाज देखा था, फिर वो यही इंडिपेंडेंस को ये कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। फिर ये इंडिपेंडेंस जहन में ये सोचेंगे अच्छा चलो आज तो अगर हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं तो पता नहीं अगले साल इलेक्शन हो गए, नेशनल इलेक्शन हो गए, तो नेशनल इलेक्शन में पीटीआई उड़ गई तो फिर हमारी यहाँ हैसियत क्या रहेगी, फिर गड़बड़ हो सकती है। तो इसने हर एक बंदा सोचेगा बिफोर वो ज्वाइन करेगा पीटीआई को। बड़ी सख्त किस्म की सियासी चाल का सामना है ऐसे कैंडिडेट्स को। लेकिन इसमें एक और चीज़ बड़ी नोटिसेबल थी इन इंतखाबात में, आप एक तो ये एड्रेस कर दें कि कैंटोनमेंट बोर्ड के नताइज को देखते हुए पीटीआई रिस्क लेगी बल्दियाती इलेक्शन कराने का, ये एक सवाल। दूसरा ये कि नून लीग का नारा वोट को इज्जत दो, आपको तो पता है, लेकिन इसमें हमने बैनर्स पे लिखा हुआ देखा काम को वोट दो। नारे में चेंज आ गया है शहबाज शरीफ? नारे में चेंज, बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज आया है। उसकी वजह यह है कि अगर कंटोनमेंट इलाकों में नारा ये लगे वोट को इज्जत दो, तो वो तो इशारा समझ ही लें ना, जो वोटर है अच्छा। कंटोनमेंट में आपको पता है वो किस किस्म का वोटर है कंटोनमेंट में। लेकिन तो आपको पता है पिंडी कंटोनमेंट में और लाहौर कंटोनमेंट में हो क्या गया? तो आपने देखा कि लाहौर और पिंडी कंटोनमेंट में लोगों ने नून लीग के लिए वोट डाला जी। ये तो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ना जी। मगर ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले नेशनल असेंबली इलेक्शंस में पीटीआई के लिए वोट डाला था। अब यहाँ आके गढ़ में इस्टेब्लिशमेंट की गढ़ में आके उन्होंने उस तरफ वोट डाल दिए। उन्हें पता है कि इस वक्त आवाम की हिमायत किस तरफ है, ये सीधी सी बात है, उनको पता ही है आवाम को उधर खड़ी है। हम अगर आवाम के ख़िलाफ़ जाएंगे कहीं तो हम एक किस्म की बिट्रेयल होगी आवाम की, क्योंकि जब इन्होंने वोट लिया होगा तो आवाम को बताया होगा ना कि हमारी तनकीद क्या है इस वक्त जो सूरत हाल है, तो इसीलिए आवाम ने इनके लिए वोट डाला ना जो इंडिपेंडेंट्स हैं। और तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कंटोनमेंट इलाकों में, क्रिटिकल कंटोनमेंट इलाकों में, सियालकोट में, लाहौर में, पिंडी यहाँ गैरिसन है, शेख रशीद की कंस्टिट्यूंसी, वहाँ जाके वो कहते हैं एक लपड़ पड़ा पीटीआई को। मैं मतलब एक मुहावरा है ये नहीं कि एक्चुअली मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो अवाम को मौका मिल गया, अवाम ने फिर बताया कि ये हमारी सोच है। अब आपने कहा यहाँ से अब आप आगे जाएँ, आप कहती हैं कि जी वो लोकल बॉडीज़, जी लोकल बॉडीज़ में भी यही होगा। आप देखिएगा कि वहाँ भी नून लीग और इंडिपेंडेंट्स इनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी होगी। जिन लोगों को नून लीग का टिकट नहीं मिलता वो फिर इंडिपेंडेंट के तौर पे खड़े होंगे, अगर अच्छे कैंडिडेट्स हैं तो वो जीत जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई जो है अब इसीलिए खौफजदा है। देखिए केपी में इनकी गवर्नमेंट है, पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, मगर नहीं करवा रहे ना। उधर पीपल्स पार्टी भी नहीं करवा रही, उनको भी ये डर है कि पीटीआई और एमक्यूएम और जमात इस्लामी लोकल बॉडी न ले जाए, डर अपने अपने। और सबसे इंटरेस्टिंग इन इलेक्शंस में ये हुआ कि पीपल्स पार्टी साफ हो गई। हम पहले से कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का वोट पंजाब में नहीं है, और मगर वो हमेशा कोशिश तो करते हैं। और इन कंटोनमेंट इलेक्शन में आपने देख ही लिया क्या हुआ, पीपल्स पार्टी को सीटें नहीं मिली। आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र कर दिया तो हमने नेक्स्ट सेगमेंट में पीपल्स पार्टी को ही डिस्कस करना है, लेकिन जाते जाते बताएं काम को वोट दो किनारे के साथ जाएगी पीएमएलएन इंतखाबात। अच्छा, अब ये है कि ये बड़ी अच्छी टैक्टिक थी जी। अगर ऐसे जैसे मैंने कहा कि अब शहबाज शरीफ साहब का कुछ बात आगे चल रही है। अच्छा। और स्पेशली कंटोनमेंट इलाकों में तो सेंसिटिविटी बड़ी थी ना, तो मेरा ख्याल है ये फैसला हुआ होगा कि रहने दें, यहाँ अकसाने की जरूरत नहीं है, तीली लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कामयाबी तो मिल गई इस नारे के साथ। देखना यह है कि अगले इलेक्शन में किस नारे के साथ पीएमएलएन जाती है। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सेठी साहब, आपने पूरे तदब्बुर के साथ अपोजिशन के वीक होने की वजह तो बता दी कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगर सेनेट इंतखाब में ऐसा ना करते तो शायद अपोजिशन इतनी कमज़ोर आज ना होती है ऐवानों में। बट एट द सेम टाइम मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बात करते हैं जिसकी तरफ आपने थोड़ा बहुत इशारा किया। मौलाना साहब ये कहते हैं कि जो डील बिलावल को ऑफर की गई वो पहले पीडीएम या इनको भी ऑफर की गई थी अपोजिशन को, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वो डील क्या थी, मौलाना ने क्यों इनकार किया, और बिलावल ने अगर वो डील कबूल की अगर, तो बिलावल को क्या फ़ायदा हुआ? देखिए वो डील तो पहले तो ये था कि बिलावल के वालिद साहब ने डील की थी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और वो डील यही थी कि हम आपको सपोर्ट करेंगे मगर आप हमें डिस्टेबलाइज ना करें, हमें जीने दें, जो कि जीने दिया उनको। कुछ लोगों को अंदर कर दिया मगर गवर्नमेंट नहीं गिराई, और ज़्यादा जितना तंग कर सकते थे किया इमरान खान ने, मगर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई डिस्टेबलाइजेशन नहीं। वो डील यही थी कि पहले बलूचिस्तान के अंदर और उसके बाद सेनेट के अंदर हमें सपोर्ट किया जाए, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि दोनों हाउसेस जो हैं वो गवर्नमेंट के पास ना हों। तो उस हद तक तो सपोर्ट किया। काउंटर सपोर्ट ये मिला कि आप सिंध में रहें, आपको हम कुछ नहीं हो कहने देंगे, कुछ नहीं होगा, हल्की बल्कि गोलाबारी होती रहेगी, वो रहेगी, वो हम नहीं कुछ कर सकते, वो तो वो करेगा, वो तो वो है। वो सिराज दुरानी साहब को जो एक ज़माने में मुतहर्रिक किया गया था, उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ। दूसरी डील जिसकी बात कर रहे हैं मौलाना और बिलावल, वो यही थी कि जी आप अगर चाहें तो पंजाब ले लें, आप चाहें तो पंजाब ले लें। जहांगीर तरीन के MNAs जो हैं या MPAs हैं वो हाजिर हैं, हम इशारा करेंगे वो चले जाएंगे आपके पास। अच्छा, इसी तरीके से चौधरीज बैठे हुए हैं, हम इशारा करेंगे वो चले जाएंगे। आप सब मिल के वहाँ एक कंसेंसस की ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बना लें, पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा हो, नून लीग का भी हिस्सा हो, चौधरीज को भी अकोमोडेट कर लें, हाँ, सारे पूरे हो जाएं, और वो एक किस्म की सेमी नेशनल गवर्नमेंट। पंजाब आधा पाकिस्तान है, असली पाकिस्तान है, तो वहाँ अपना लें। उसके साथ ये होगा कि इधर रहने दें इमरान को, क्योंकि हम नवाज शरीफ साहब को मौका नहीं देना चाहते। हमारा प्रॉब्लम है मियाँ साहब के साथ, तो इसलिए बेहतर ये है कि इधर आप लोग कर लें, और फिर जब वक्त आएगा तो आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे, जो भी चाहेंगे आप उधर जो करना चाहेंगे। इसीलिए बिलावल हमेशा ये कहते हैं ना कि पहले हम पंजाब ले लेते, फिर उसके बाद हम देखते कि वहाँ इस्लामाबाद में कब हमला करना है और कैसे हमला करना है। उस डील में बिलावल की ये उम्मीद थी कि जब वक्त आएगा इस्लामाबाद में हमला करने का, तो उस वक्त बिलावल को आगे किया जाएगा। ये अगर यहाँ एक अधूरी सेमी नेशनल गवर्नमेंट पंजाब में बन सकती है तो वहाँ भी बन सकती है, बिल्कुल ऐसे। यहाँ हम नून लीग को दे देंगे। कमोबेश शहबाज शरीफ साहब भी तो ऐसी बात हम शहबाज शरीफ, हाँ, तो शहबाज शरीफ साहब ये नहीं बात कर रहे पंजाब की, कौमी की बात कर रहे हैं। हाँ। वहाँ अगर ये होता कि जी आप शहबाज शरीफ साहब को दे देते हैं, तो फिर शायद मान भी जाती नून लीग, मगर वहाँ नहीं दे रहे थे ये। अब इसीलिए मौलाना कह रहे हैं हमें भी ये ऑफर हुआ था कि यहाँ बिलावल को ले लें यहाँ, और वहाँ आप लोग सब मिल के बन जाएं। अब मौलाना का पंजाब इंटरेस्ट नहीं है ना, मौलाना का इंटरेस्ट तो KP में है। अगर वो ये कहते मौलाना को कि पंजाब में हम हमजा को अकोमोडेट कर लेते हैं, उधर सेंटर में हम बिलावल को अकोमोडेट कर लेते हैं, और KP में हम आपको अकोमोडेट कर लेते हैं, तो बिस्मिल्लाह तो बिस्मिल्लाह। KP तो हाथ से छोड़ना नहीं चाहते, और उनको ये भी पता है कि अगर मौलाना वहाँ आ गए तो और भी बड़े मसले बन झगड़ा पैदा हो जाएगा ये तो इसलिए उन्होंने, मौलाना ने और नून लीग ने, दोनों ने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि सेंटर में जो हुकूमत मिल रही थी वो जैसे कहते हैं ना मौत हीटन हुकूमत की तरफ तवज्जो थी, इसलिए उन्होंने कहा छोड़ो पर ये नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी सिंध के अलावा तो कुछ ना मिला, गिलगित का भी एक उन्हें कुछ नहीं मिला, और ना ही कश्मीर में कुछ नहीं मिला, और अभी हम कैंटोनमेंट बोर्ड्स में भी देख रहे हैं। तो सामने सारा के डील से आपको कितना फ़ायदा होता है। ऐसे में सुनी थी, कहीं ना कहीं से आवाज़ें आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, आप भी फरमा रहे थे कुछ ना कुछ ऐसे इरादे हैं नवाज शरीफ साहब के। जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ सकते हैं, लेकिन इस पर तरदीद आ जाती है फ़ौरन ही PMLN की तरफ से। ये क्या बात है, शोर क्यों मच जाता है? एक तबका कहता है वो आ रहे हैं और एक तबका उसे निगेट करना शुरू हो जाता है। क्या मसला क्या है नवाज शरीफ साहब के वापस आने से? कोई मसला नहीं है, ये तो सोची समझी सोच है। कैसे मसला है? लोग बददिल हो रहे हैं कि नून लीग के अंदर रिफ्ट्स हो गई हैं, दरार पड़ गई हैं, शहबाज शरीफ कुछ कह रहे हैं, मरियम कुछ कह रही है, मियाँ साहब चुप बैठे हैं, बोलते भी हैं तो बिल्कुल ही फाड़ देते हैं सारा कुछ। तो ये हो क्या रहा है, ठीक है ना? तो उसको कन्फ्यूजन को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि कन्फ्यूजन नहीं है, फिक्र ना करें, क्या घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं है, घबराना, लेकिन कई वोटर तो नहीं घबरा रहा, तो वो इसीलिए तो ये कर रहे हैं कि जी एक तरफ यह कहा जा रहा है कि जी वो आ रहे हैं,
दूसरी तरफ ये कह रहा है कि हाँ हाँ आएंगे तो सही, तो कोई मसला ही कोई नहीं, पहले भी तो आए थे ना, जब उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी कि आप मत आए इलेक्शन से पहले, तो यही कहा जा रहा था आप रहे वहाँ जब फैसला आया था। हाँ, तो उस वक्त तो ये कहा कि नहीं मैं तो आ रहा हूँ, और आके जेल गए। तो इस वक्त भी उनका ये कहना मैं तो आने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी सेहत का मसला है। अच्छा, उसके ऊपर भी थोड़ी सी स्पिनिंग हुई है। वो स्पिनिंग ये हुई है कि किसी ने ये कह दिया कि जी उनकी गारंटी करें, मरियम ने कहा ना कि वो आएंगे जब उनकी सिक्योरिटी गारंटी हो जाएगी। तो यहाँ मीडिया ने और पीटीआई वालों ने उठा लिया, लो जी बीमारी की बात नहीं हो रही, सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो वो भी अब इसहाक डार साहब की भी एक इंटरव्यू हुई है, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन किया है कि सिक्योरिटी का मतलब क्या है। सिक्योरिटी का ये मतलब है कि सिक्योरिटी फॉर हेल्थ रीजंस, उन्हें कोई टेररिज्म से ख़तरा नहीं है सिक्योरिटी का, उन्हें ख़तरा ये है कि उन्हें यहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। और उनका ये कहना है कि जब वो जेल में थे तो गवर्नमेंट ने डिलिबरेटली सोची समझी साजिश के तहत उनको अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दी। इसलिए उन्हें ये डर है कि फिर अगर मैं वापस आ गया इस सूरत हाल में, जबकि मेरी पूरी ट्रीटमेंट नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी बिकॉज ऑफ कोविड, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लग गई उन पर, तो ये ना हो कि मैं यहाँ आऊँ और मेरे साथ कोविड भी मुझे यहाँ हो जाए और भी मेरे मसले बन जाएं। जिस तरीके के साथ मुझे पहले जेल में रखा गया, आपको याद ही है, बड़ी सख्ती थी, इमरान खान के खुद इंस्ट्रक्शंस थे टू जेल सुपरिटेंडेंट एंड आईजी जेल्स कि जी इनको सख्ती करनी है इनके ऊपर। तो उन्हें अपनी सिक्योरिटी से मुराद ये है मेरी हेल्थ की सिक्योरिटी। तो ये उनका एक एक्सक्यूज़ है। अब एक्सक्यूज़ मैं क्यों कहता हूँ, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि देखिए वो सियासी शख्स है, वो उस वक्त ज़रूर वापस आएंगे जब उनका ख्याल होगा कि सियासी एडवांटेज है उनके लिए। इस वक्त उनका ख्याल है कि सियासी डिसएडवांटेज है। ये सारे सियासतदान ऐसे करते हैं, तारीख़ में ऐसे ही हुआ है। अगर आयतुल्लाह ख़ोमेनी वापस आ जाते जब शाह ईरान बिल्कुल झंझना रहा था, तो उनके साथ शाह ईरान ने क्या करना था, तो वो एग्ज़ाइल में रहे। जब वक्त आया कि वो गिरने जा रहे थे, ये एक मुहिम शुरू हो गई, तो उन्होंने फिर कहा अब मैं आ रहा हूँ। तारीख़ में लेनिन के साथ भी ऐसे ही हुआ। व्लादिमीर लेनिन जो थे वो लंदन में थे, फिर जिनीवा गए, फिर वहाँ बैठे रहे जब सोवियत इनकलाब शुरू हुआ, और उनका ख्याल था अब ये आगे बढ़ेगा और मेरी ज़रूरत है इनको धक्का लगाने की, दीवानों को आखिरी धक्का। तो फिर उन्होंने रिस्क लेके लेनिन भी आ गए, फिनलैंड स्टेशन से चले और आ गए। उसके इसी तरीके से माओ ज़ेडुंग ने भी जब इनकलाब किया तो वो भी नॉर्दर्न एरियाज़ में बैठे हुए थे, अपनी आर्मी बना रहे थे। जब उन्होंने देखा कि जो नेशनलिस्ट आर्मी है कॉमिंटांग वो ख़त्म हो रही है, वो गिर रहे हैं, वॉर हो रही है, जापान के साथ कमज़ोरी आ रही, फिर उन्होंने लॉन्च किया अपनी। तो ये एक तारीख के साथ भी मिलाते हैं, चे गुवेरा की आप बात करते हैं, तालिबान की बात देख लें। उस वक्त तक नहीं काबुल तक पहुँचे जब तक अमेरिका चला नहीं है। तो मियाँ साहब भी आएंगे जब यहाँ के हालात मैदान जो है वो खुलेगा, फिर मियाँ साहब आएंगे और फिर लीड करेंगे। ये उनकी फ़लसफ़ा है, और ये एक सियासी फ़लसफ़ा है कि उस वक्त आप जाके हथकड़ियाँ नहीं लगवाते जब आपके ख़िलाफ़ जा रही हो बात, पर जब ऐसे लगे कि हथकड़ी लग भी जाए तो हम तोड़ देंगे, तो फिर लोग आ जाते हैं और कुछ अरसे के लिए हथकड़ी भी लगवाते हैं ताकि जब तोड़ें तो एक बार भी तरह। अच्छा, आपको लगता है कि वो मोमेंटम बन रहा है, वो माहौल बन रहा है वैसा जिसमें नवाज शरीफ साहब वापसी का फैसला किसी वक्त अचानक कर सकते हैं? आयशा, मेरा तो ये इंप्रेशन है कि माहौल बन रहा है। लोग कहते हैं हमें नज़र नहीं आता, मैं कहता हूँ मुझे नज़र आता है, इसलिए क्योंकि मैं देखता हूँ कि कौन सी चीज़ है जो बढ़ रही है माशरे के अंदर और कौन सी चीज़ है जो कम हो रही है। एक इप्सोस का सर्वे भी है, वो नहीं इप्सोस का सर्वे तो यही शो करता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी पहले थी, और अब गिर रही है इसकी पॉपुलैरिटी। मगर यहाँ बढ़ क्या रहा है, यहाँ इस मुल्क में जो चीज़ बढ़ रही है वो जुडिशरी के अंदर दरार आनी शुरू हो गई है, लॉयर्स के अंदर दरार आनी शुरू हो गई, मीडिया खड़ा हो गया। ये वही मीडिया जो इसने इमरान खान को वोट दिलवाए थे, सपोर्ट की थी जी, तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़नी शुरू हो गई हैं। तो किसी न किसी स्टेज पे वो कहते हैं कि पानी उबलता रहता है, फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वो उबलना शुरू हो जाता है, मगर वो भी 100 डिग्रीज पे नहीं पहुंचता, गर्म होते होते उबलना फिर जब स्टीम बनती है, भाप बनती है, तो वो तो साइंस के अंदर भी क्वालिटी जो है तब्दील होती है। जब वो ये क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाती है तो क्वांटिटी तब्दील होकर क्वालिटी बन जाती है। तो यहाँ सियासत में भी ऐसे होता है, कुछ चीज़ बढ़ रही। मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुहिम शुरू हुई है ये अब बढ़ती जाएगी, नहीं होगी, तो एक ऐसी स्टेज आएगी ये उबलेगी। जब उबलेगी तो यकीन रखें नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। यानी वो इंतजार कर रहे हैं कि मेला लगे और फिर वो आए। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी मेला आप लगाएं। अच्छा, अब वो यहाँ प्रॉब्लम यही आया हुआ है ना कि मेला तो मरियम लगाने के लिए तैयार है,
हाँ, मगर बाकी लोग तैयार नहीं है। ये तनाज़ा भी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इसके होते हुए भी हम देख रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं ये इलेक्शन में ज़िमनी तो इसलिए आप देखते चले क्या होता है, देखते चलते हैं। वो मौलाना ने भी कहा, मैंने भी अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, हाँ। गर्मी ख़त्म हो रही है और सर्दी शुरू हो रही है जी, सियासी तौर पे सर्दी कम हो रही है और गर्मी शुरू हो रही है। अच्छा, वैसे ना परवेज़ रशीद साहब और आसिफ अली जरदारी साहब भी कभी कभी महीनों का हवाला दिया करते थे कि अक्टूबर का महीना बड़ा अहम होता है। अच्छा, महीनों को अहम करार देने का रुझान हमारी सियासत में हमेशा से ही है। ब्रेक के बाद नाजरीन हम वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सिटी साहब, अफ़गानिस्तान में जहाँ बात की जा रही है ना कि सिनफी इम्तियाज़ पर मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग इंतज़ाम होगा तालीम का, इसको वेस्टर्न मीडिया जब रिपोर्ट करता है तो ट्विटर पे एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा जाता है कि अगर इतनी परवाह है वेस्टर्न मीडिया को वहाँ इम्तियाज़ की, तो कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, रेप के केसेस होते हैं, बच्चों के साथ हरासमेंट टॉर्चर होता है, या शुहदा को एक बावकार फ्यूनरल तक नहीं करने दिया जाता उनका, तो वहाँ क्यों वेस्टर्न मीडिया की बोलती बंद हो जाती है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आज सवाल जवाब आसान है जी। देखिए, एक वक्त था कि कश्मीर के अंदर ये जो सारी चीज़ें हो रही थी 370 से पहले, उसके विड्रॉल से पहले बहुत अरसे से वहाँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। वेस्टर्न मीडिया इतना इंटरेस्टेड नहीं था। उसकी दो वजूहत थी। एक तो ये कि वेस्टर्न मीडिया का एक रोमांस, हिस्टोरिकल रोमांस चल रहा है हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री थी, बहुत आज़ादी थी, ख़वातीन आज़ाद थी, आज़ादी हो रही थी उनकी, और ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड बुरा नहीं था सवाए कश्मीर में। बाकी ब्रॉडली स्पीकिंग एक जमहूरी रियासत और एक मीडिया फ्रीडम और उसके अलावा सेकुलर, ये तीन चीज़ें वेस्टर्न मीडिया के लिए बहुत अहम थी। एक पॉजिटिव थिंग ही इंडिया की इमेज, इंडिया की जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन थी, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर को सपोर्ट कर रहा था और जिहाद हो रही थी, जिहाद एंटी नेगेटिव इमेज था जिहाद का, क्योंकि इल्ज़ाम ये था कि पाकिस्तान की तरफ से जिहाद प्रमोट की जा रही है और रेडिकल इस्लाम। तो क्योंकि वेस्टर्न मीडिया एंटी रेडिकल इस्लाम है, तो इसलिए उन्होंने फिर जो कुछ कश्मीर में हो रहा था, एक तो इंडिया के लिए बड़े पॉजिटिव थॉट्स थे, दूसरा ये कि ये पाकिस्तान उकसा रहा है और पाकिस्तान इस्लामिक रेडिकलिज्म के ज़रिए उकसा रहा है, तो इसलिए हमदर्दी नहीं थी। तो एक तरफ पाकिस्तान के लिए हमदर्दी नहीं थी, दूसरी तरफ इंडिया के लिए हमदर्दी थी। तो इस चीज़ को दबाया जा रहा था कि छोड़ो मत करो। और तीसरी चीज़ ये भी थी कि हिंदुस्तान का मीडिया भी जो था वो भी उसको हाईलाइट नहीं कर रहा था। वो किस किस्म का आज़ाद मीडिया था जो कि इतनी ज़्यादती हो रही थी कश्मीर के अंदर, मगर उसको हाईलाइट नहीं करता था। इसलिए फिर इंटरनेशनल मीडिया भी प्रो इंडिया था, तो इसलिए वो नहीं किया उसको। अच्छा, अब जबकि मोदी की हुकूमत आई है, तो पिछले वक्त में, ये पिछले 3-4 साल जो गुजरे हैं, इसमें सिचुएशन चेंज हो रही है। अब इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कश्मीर के अंदर जो ज़्यादती हो रही है उसकी स्टोरीज आनी शुरू हो गई हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी को तकलीफ़ हो रही है। और अब हर मेजर इंटरनेशनल मीडिया ने इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर जो ज़्यादती हो रही है उसको कवर कर रहे हैं। अगेन 2 रीज़न्स, जिहाद ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान ने जिहाद प्रमोट करनी ख़त्म कर दी। दूसरा ये कि हिंदुस्तान अब वो सेकुलर निज़ाम नहीं रहा जी, अपने मोदी साहब के हाथों, और मोदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बड़ा बुरा है। ये वो साहब है जिनको एक ज़माने में अमेरिका ने बैन कर दिया था, वीज़ा देने से बैन कर दिया था। तो एक तरफ इंडिया के लिए हमदर्दी कम हो रही है, इंडिया की रियासत के लिए हमदर्दी कम हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अहमियत थोड़ी सी बढ़ रही है, और इसलिए अब वहाँ भी थोड़ी बहुत बात चलनी शुरू हुई है। यहाँ अफगानिस्तान में तो ये है कि वो हार चुके हैं जी, बुरी तरह हार चुके हैं। अब उन्होंने को फेस सेविंग चाहिए। अब वो अपनी ग्राउंड बना रहे हैं, उनका मीडिया उनके लिए ग्राउंड बना रहा है कि वहाँ ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, और जब तक ये रुकेंगे नहीं तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि 20 साल से इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल पावर्स दैट बी, यूरोप एंड अमेरिका, ये कहानी बता रहे हैं कि हम नेशन बिल्डिंग के लिए वहाँ गए हैं, हम वहाँ कोई आमरीत के लिए नहीं गए हैं, कोई वहाँ से रॉ मटेरियल लेने नहीं गए हैं, हम वहाँ नेशन बिल्डिंग के लिए गए हैं। नेशन बिल्डिंग के अंदर सेकुलर रियासत जिसके अंदर मीडिया फ्री हो और ख़वातीन को और फ्रीडम्स मिले, इसी चीज़ को वो हाईलाइट करते रहे ना। गनी की हुकूमत यही करती रही। तो
तो उसी चीज़ को अब गनी तो रहा नहीं, मगर वो जो एजेंडा है उसको तो बरकरार रखना है, नहीं तो ऐसे लगेगा कि आप नेशन बिल्डिंग के लिए भी नहीं गए थे, आप उसके लिए भी नहीं गए थे, आप कुछ और करने गए थे। तो इसलिए अब वहाँ का ये नैरेटिव बन गया है कि किसी तरीके के साथ अपनी शक्ल को बचाया जाए और ये कहा जाए जी ये चीज़ थी जिसके लिए हम गए थे, अब ये रोल बैक हो रही है इसलिए हम इनके खिलाफ। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो मीडिया के रोल का डिफरेंस क्या है ये तो अब आप समझ गए होंगे। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सिटी साहब, पिछले हफ्ते कुछ स्पाई मास्टर्स हमारे हमसाए में बैठे थे जब हमने शो किया, और आपने उसमें इज्तनाब बरता कि वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं, आपने खबर नहीं दी थी। लेकिन फिर अब कुछ रीजनल कंट्रीज़ के जो स्पाई मास्टर्स हैं वो पाकिस्तान आए, DGISI ने उनके इजलास की सदारत की। इस हवाले से एक बड़ा अहम सवाल आया है, हम वो सुनवा देते हैं पहले। पाकिस्तान की मेज़बानी में 2 दिन कबल 6 ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज की मीटिंग हुई। तो ये फ्रंट अफगानिस्तान की नई गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए बन रहा है या कि अमेरिका के कहने पे तालिबान को कंटेन करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है? क्या बन रहा है फ्रंट, क्यों? देखिए, पाकिस्तान के अंदर कोई अगर कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पाकिस्तान शामिल है और होस्ट कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता कि वो अमेरिका के एजेंडे के ऊपर कुछ काम करने जा रहे हैं। तो ये तो भूल जाएं कि जी ये क्या अमेरिका की कुछ एजेंडा है जिसके लिए ये बुलाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये है, तो अगर ऐसी बात नहीं है तो क्या है फिर? क्या है? सूरत हाल ये है कि देखें ना, इसमें शामिल कौन कौन है जी। इसमें सारे रीजनल पावर्स शामिल हैं। तो अमेरिका नहीं है, तो इंडिया भी नहीं है जी। तो इसका ये मतलब है कि ये उनके कोई मुश्तरका इश्यूज हैं, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनमें सब इत्तेफाक करते हैं। रूस और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उनको फ़िक्र है वो जो वहाँ रेडिकल इस्लामिस्ट घुस बैठी हैं अफ़गानिस्तान में, जो कि उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, अल-कायदा और IS साथ मिलके। चाइना के लिए प्रॉब्लम्स हैं, तुर्कमेनिस्तान, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट जो है, तुर्किस्तान मूवमेंट, वो भी बड़े परेशान है। इधर हम TTP से परेशान है, IS से परेशान है, ईरान भी परेशान है। तो ये वो लोग हैं जो एक जॉइंट लाइन लेके जाना चाहते हैं तालिबान के पास कि देखिए ये यू हैव टू हेल्प अस। अगर ये जो सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये अगर हमारे साथ गड़बड़ करेंगे तो फिर हम सब आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे और सारी रीजन जो है उसको आप एलिनेट कर देंगे, एंटेगनाइज कर देंगे, उससे दूर हो जाएंगे। इसलिए ये हमारा मुश्तरका डिमांड है कि जो टेररिस्ट्स आपके यहाँ बैठे हैं आप उनसे दूर हो जाएं, अलग हो जाएं, नहीं तो वो आपको मुलवस कर देंगे। ऐसे लगेगा कि आप उनकी हिमायत कर रहे हैं क्योंकि आप उनको ख़त्म नहीं करते, आप उनको बिठाए रखें। तो फिर ये है कि हम सब अगर ख़िलाफ़ हो गए तो फिर आपकी कौन मदद करेगा? इस वक्त तो इंटरनेशनल कम्युनिटी तो बैठी है आपको सैंक्शन करने के लिए। तो सिर्फ ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का सैंक्शंस अलग है, हमारे साथ भी तो ये मसले हैं। ये इसलिए ये इत्तफाक़ किया गया है कि उनको इम्प्रेस करना है कि देखिए टेररिज्म इज़ अ मेजर इशू। अच्छा, आप इस वक्त आपकी जो काबीना है उसमें 17 लोग ऐसे हैं जो UN की या यूनाइटेड स्टेट्स की टेररिस्ट लिस्ट के ऊपर, आपको वहाँ से उतारना है, आपको रिकग्निशन दिलवानी है। आपके 7-8-9 बिलियन डॉलर्स अमेरिका लेके बैठा हुआ है, आपको दिलवाने हैं। आपके शहर जो है उनको चलाना है, आपकी मिनिस्ट्रीज़ को चलाना है, आपके पास देला नहीं है। तो जो तालिबान नो बुलेट लेकर चल रहे हैं, एक रूल अपना के गोली नहीं चलाएंगे, तो इसका मतलब है कि इस इजलास का मकसद ये था कि फोर्स किया जाए, उनको प्रेशर किया डाला जाए कि IS और TTP और अल-कायदा के खिलाफ फोर्स तो कर नहीं सकते। अच्छा, सवाल ही पैदा नहीं, पाकिस्तान नहीं कर सकता। कैसे आप फोर्स करेंगे? अगर आप फोर्स करेंगे तो आपके खिलाफ हो जाएंगे, तो एक और बड़ा महाज आपके खिलाफ बन जाएगा और वो कहेंगे ठीक है नहीं देते तो ना दो। वो भी मिल जाएंगे इन तालिबान के साथ, TTP के साथ और अल-कायदा के साथ, या अगर वो नरम रवैया अख्तियार करते हैं तो अल-कायदा और TTP हावी हो जाएंगे, बिकॉज इनके रैंक एंड फाइल जो है वो मॉडरेट नहीं है, वो बड़े स्ट्रॉन्ग रिलीजियस आइडियोलॉजी है उनकी और एंटी इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी, और बाय द वे उनमें से बहुत एंटी पाकिस्तान भी है। ये ना समझे कि सारे पश्तून जो तालिबान के अंदर है प्रो पाकिस्तान है, ऐसी बात नहीं है। मैंने खुद सुना है और पढ़ा है और देखा है कि वहाँ भी एक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट उनके अंदर भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे मिल के समझाने के लिए कि हम सब एक आवाज़ से बात करें कि ये अमेरिका की आवाज़ नहीं है कि जी ये कंसर्न कंट्रीज़ की है, ये कंसर्न कंट्रीज़ की है। हम आपके दोस्त हैं, हमने आपको पनाह दी थी जी, हम आपको आगे भी सपोर्ट करना चाहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम अमेरिका को दूर रखना चाहते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। मगर आप हमारे खिलाफ जो लोग बैठे हुए हैं उनको तो बंद करें, उन्हें कंटेन उनको कंटेन करें या हमें उनको नॉकआउट करने दें।
तो ये ना करें कि आपने एक इंटरनेशनल महाज भी खोला हुआ है और हम सब के खिलाफ भी एक महाज, तो इस चीज़ के ऊपर सारे मुत्तफिक हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट दिस होल डिस्कशन। और ये पाकिस्तान की दावत पे इजलास बुलाया गया। हाँ, इसीलिए बिकॉज सबसे ज़्यादा खतरा इस वक्त पाकिस्तान को है फ्रॉम TTP। बाकी तो दूर बैठे हैं थोड़े से, उनको खतरा है मगर उस किस्म की शदीद खतरा नहीं है जितना हमें है। अब प्रोग्राम खत्म करने से पहले सेठी साहब, अब मैं कह रहा था, मुझे एक चीज़ भूल गई, हाँ। बड़ी दिलचस्प थी, तो मैं जिक्र करता चलूँ। हमने डिस्कस किया था ना वो मीडिया का कि बाहर वो एहतजाज हो रहा है, ये हो रहा है। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो खैर गैलरीज में से नहीं जाने दिया, और अलवी साहब जो है वो क्लीन बोल्ड हो गए। उनको पता नहीं चला गुगली आई है या बाउंसर आया है, बेचारे देखते रह गए हुआ क्या। वो शुक्रिया अदा कर रहे और बंदा कोई नहीं सींग की तरह गायब। मगर बाहर जो उन्होंने हरकत की, बाहर हुकूमत ने क्या किया, चौधरी फवाद साहब ने, कि वहाँ PTV, AP एसोसिएटेड प्रेस जो कि पाकिस्तान की AP एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान APP, और PTV और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, इन सब के जो मुलाजमीन थे उनको कहा आज छुट्टी है। अच्छा। आप बसों में बैठे और जाएं, और वहाँ जो सहाफ़ियों ने जो एहतजाज किया हुआ है, आप प्रिटेंड करें कि आप भी सहाफ़ी हैं और आप वहाँ जाएं और जाके आप इनके खिलाफ एक टेंट में बैठ जाएं और इनके खिलाफ महाज बना लें। अच्छा। तो इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नमेंट की बसेस थी अपनी, कोस्टर्स वगैरह थे, वो पता नंबर प्लेट जो होती है वो ग्रीन रंग की होती है, उसके ऊपर वो उसके ऊपर पेस्ट कर दिए खूबसूरत झूठे नंबर प्लेट्स, काउंटर प्रोटेस्ट, और उनको बैठा के वहाँ भेज दिया, टेंट बना दिया और उनको वहाँ बैठा दिया। अच्छा। और जैसे ही वो थोड़ी बहुत बैठे, उसके बाद खाना पीना खाया और उठ के चले गए, और वो खाली हो गए। फवाद चौधरी साहब भी बड़े मजाकिया हैं। और आप देख लें कैसे वो ओवरनाइट ऐसी हरकतें करते हैं, और ऐसी सिचुएशन में तो वो फॉल्ट लाइंस और वाज़ेह हो जाती हैं। बहरहाल टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है नंबर, आप वीडियो मैसेज के जरिए अपना सवाल सेठी साहब से पूछ सकते हैं, और प्रोग्राम के हवाले से हम आपके फीडबैक का भी इंतजार करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के पान।